हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर ह्यूमन डाइजेशन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसका अब हम लोग डिस्कस करने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा कि पाचन ग्रंथियाँ क्या है, और इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। पर मैं एक बार और रिकॉल करा दूँ कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि भोजन का पाचन कैसे होता है, फिर पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन हम लोगों ने पढ़ा, माउथ से लेके एनस तक क्या क्या होता है। जैसे कि हमारा माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और इन पार्ट्स के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। पाचन ग्रंथियों में कौन सी है हमारी सबसे बड़ी? पहली हमारी ग्रंथि लीवर है, और पेनक्रियाज है, और ये हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 माउथ में जो होती हैं। तो अभी हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डाइजेशन ऑफ फूड। तो बने रहिए, अच्छे से मैं आपको भी समझाऊंगा चीज़ों को। टेंशन मत लीजिए, बस सब कुछ मैं अच्छे से करा दूंगा, बस मेरे साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो भोजन भोजन की प्रक्रिया यांत्रिक व रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है, और मुख गुहा मुख्यतः 2 प्रकार करता है। भोजन का चर्वण और निगलने की क्रिया। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाते और मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्मा भोजन के कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस के रूप में रूपांतरित कर देता है। जो हमारे माउथ में होता है फूड, और जब हम लोग उसे चबा लेते हैं, चबाने के बाद वो बोलस बन जाता है, उसे बोलस कहा जाता है। और इसके उपरांत निगलने की क्रिया, इसके उपरांत क्रमानुकुंचन के द्वारा, पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचन द्वारा भोजन ग्रसिका से आगे बढ़ता है। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि हमारा जो ईसोफेगस है, उसमें भोजन, फूड पाइप जो हमारी यहाँ होती है, ईसोफेगस, तो उसमें भोजन किस क्रिया द्वारा जाता है। तो ये हमेशा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि पेरिस्टालसिस द्वारा, क्रमाकुंचन द्वारा ग्रसिका से भोजन आगे जाता है। जठर ग्रंथि अवरोधनी भोजन को आमाशय में प्रवेश करने को नियंत्रित करती हैं। जो हमने बताया था ना अपना, कौन सा, उसे कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है। और लार में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और एंजाइम। लार में एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन या लाइसोजाइम होता है। मतलब हमारे मुख में जैसे कोई पूछ लेगा कि हमारे भोजन में लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप टाइलिन बोल सकते हो, या लाइसोजाइम, या फिर एमाइलेज। ये एमाइलेज है ना। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया कहाँ होगी हमारी? ये मैंने किनारे पूरे तो लिखा हुआ है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, तो मैं चीज़ों को ऐसे लिख लेता था अपने उसमें। मुख गुहा में रासायनिक प्रक्रिया, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार लाइसो एंजाइम को सक्रियता से प्रारंभ होती है। रासायनिक पाचन जो होता है ना, जब हमारा मुख में टाइलिन और लाइसोजाइम सक्रिय हो जाएगा, तो 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता 6.8 से इसी एंजाइम की सक्रियता से प्रारंभ होता है ना, जो कि द्विशर्करा माल्टोस में अपघटित हो जाता है। मतलब हमारे माउथ में किसका पाचन होता है, हमेशा हमें याद रखना है कि माल्टोस का। और भोजन का 30% पाचन जो माल्ट स्टार्च का पाचन है, वो हमारे मुख गुहा में होता है, और 30% होता है। और लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। लार में उपस्थित जो लाइसोजाइम होता है, अब देखिए हमारा स्टार्च से माल्टोस बन गया, तो ये जो रिएक्शन दी गई है स्टार्च से माल्टोस बनने की, तो इसको आपको याद रखना है कि कैसे होती है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च से लाइसोजाइम एंजाइम की उपस्थिति में कैसे। तो 6.8 pH होता है हमारे मुंह का pH, और उससे माल्टोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 30% पाचन
की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है स्टार्च की, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोला जाता है इन्हें, स्थित होती हैं। और जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार की मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1, म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। पेप्टिक या मुख्य कोशिका जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को के स्त्राव करती है, जो प्रोएंजाइम हमारा पेप्सिनोजन का स्त्राव। मेन पहली जो हो गई म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। अब दूसरी पेप्टिक या मुख्य कोशिका जो हमारे प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। और तीसरी भित्ति या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नैज कारक को स्त्रावित करती है। तो जो ऑक्जेंटिक या भित्ति कोशिकाएं हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नैज कारक को स्त्रावित करती हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा कि हमारी म्यूकस जो स्त्राव करने वाली कौन सी कोशिकाएं हैं। म्यूकस स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं और पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं। और तीसरी जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं या भित्ति कोशिकाएं हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नैज कारक को स्त्रावित करती है। नैज कारक क्या होता है, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है नैज कारक जो होता है। आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन संग्रहित होता है। तो जो हमारा आमाशय है इसमें 4-5 घंटे तक भोजन रहता है। इसीलिए कहते हैं जब हम लोग कभी खाना खाते हैं, एक मैं आपको अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये आप लोगों को फॉलो भी करना चाहिए जिससे कि अपन हेल्दी रहेंगे। तो वो हमारा जो फूड होता है तो 4 से 5 घंटे तक आमाशय में रहता है। तो इसलिए अगर हम कभी खाना खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले हमें पानी पीना चाहिए आधा लीटर, और आधे घंटे बाद पानी पीने के बाद फिर हमें खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे तक। मान लीजिए अगर आप खाना खा रहे हैं तो 1-2 घूंट पानी पी लीजिए जिससे कि आपका मुंह साफ़ हो जाए और अंदर चला जाए फूड आपका अच्छे तरीके से। और ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो उससे आपका डाइजेशन बहुत सही रहेगा। इसलिए कि जो हमारे एंजाइम्स वगैरह हैं ये सारे हमारे मिलते हैं फूड में। तो फिर अगर आप पानी बहुत सारा लिक्विड डाल देंगे अपने पेट में तो फिर वो मिक्स होगा तो वो कम इफ़ेक्टिव होगा ना, उसको फूड को कम वो डाइजेस्ट कर पाएगा। इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नैज कारक विटामिन B12 के अवशोषण में कार्य करता है। जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं वो विटामिन B12 के ऑक्सीजन हमारी नैज कारक जो होती हैं, समझ गए आप लोग। और आमाशय की पेशी दीवार पर संकुचन द्वारा भोजन में अम्लीय जठर रस को पूरी तरह मिलाया जाता है। जो हमारी आमाशय की पेशी दीवार है उसमें संकुचन होता है जिसके द्वारा भोजन में अम्लीय जठर रस को मिलाया जाता है ना, जिसे काइम कहते हैं। अब जब हमारा मुंह में था भोजन तो उसे बोलस कहते थे। अब हमारे आमाशय में जब गया और जठर रस अच्छे से मिल गया, गैस्ट्रिक जूस जो मिल गया, तो फिर उसे हम काइम कहते हैं। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने पर सक्रिय होकर पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो आमाशय का प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है। अब हमारा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने पर सक्रिय होगा। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, देखिए हमारी भित्ति कोशिकाएं से ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालेंगी और जो पेप्टिक कोशिकाएं हैं या मुख्य कोशिकाएं हैं जो पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं तो वो निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है तो पेप्सिनोजन जो है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाएगा और पेप्सिन में परिवर्तित हो जाएगा। जो आमाशय में प्रोटीन, तो हमारे याद रखिएगा कि आमाशय जो होता है उसमें प्रोटीन का पाचन होता है। हमारे आमाशय में मेन प्रोटीन का पाचन होता है, कुछ फैट का होता है। पेप्सिनोजन प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देगा। जो हमारा पेप्सिनोजन है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में बदल देगा और जठर रस में उपस्थित श्लेष्मा व एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्मा उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाव करता है। जो हमारा क्या जठर रस में उपस्थित श्लेष्मा होगा, जो हमारे कौन सी कोशिकाएं ने की थी, जो पहली हमारी श्लेष्मा कोशिकाएं थी, है ना, तो वो श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्मा उपकला के जो हमारे स्नेहन का कार्य करता है। और इतना अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जैसे कि उसका पीएच कितना होता है, लगभग 3 से 4 पीएच, ये अम्लीय, हाँ 1.8 पीएच होता है, जिसमें मतलब रक्षा करने के लिए भाई वो हमारी जो
मतलब भित्तियाँ हैं तो वो भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ना इतने एसिडिक मीडियम में। तो उसके लिए उसे मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसे प्रोटेक्टिव रखता है, बचाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय पीएच 1.8 तैयार करता है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब रिलीज़ होगा तो अम्लीय पीएच होगा, फिर हमारे बाद उसके बाद हमारा जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है तो वो हमारी पेप्टिक कोशिकाओं से जो है मुख्य कोशिकाओं से निकला हुआ है, तो फिर वो सक्रिय होगा। तो फिर पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलेगा, फिर पेप्सिन किस में बदलेगा, पेप्टोन्स व प्रोटीएज में बदलेगा, जो कि हमारा प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है। तो इस प्रकार से हमारा अम्लीय माध्यम तैयार कराता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नैश कारकों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनी एंजाइम होता है जो कि दूध की प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। जठर ग्रंथियाँ थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती हैं। तो जो नवजात में होता है, नवजात में गैस्ट्रिक ग्लैंड में वो ज़्यादातर क्या मिल्क ही इंटेक करते हैं, तो इस वजह से उनमें कौन सा एंजाइम ऐसा होगा कि जो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, तो उसमें हमारा रेनिन होता है जो कि प्रोटीन अपघटनी एंजाइम होता है। और दूध की प्रोटीन को, जो दूध में हमारे कौन सी प्रोटीन होती है, कैशीन प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसको याद रखिए कि केशव सर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं बोलूँगा उसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा और उसको आप लोग याद रखिएगा। केशव 49। तो जठर ग्रंथियाँ थोड़ी मात्रा में लाइपेज क्या करता है, ये हमारा जो है वसा फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब फैट का मेन पाचन तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। छोटी आंत, अब छोटी आंत का पीएच कैसा होगा देखिएगा आप लोग, वहाँ पे क्षारीय पीएच मिलेगा आपको। आगे देखिएगा, छोटी आंत का पेशी स्तर कई तरह की गतियाँ उत्पन्न करता है। इन गतियों में भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नलिका द्वारा पित्त और अग्नाशयी रस और आंतरी रस छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं। जो हमारी हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी से होती है ना, तो वो बाइल को रिलीज़ कर देगी। और ये पेनक्रियाटिक जूस और आंतरी रस जो हमारी कौन सी थी, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन है, ब्रूनर ग्रैंड है, तो ये हमारे डुडेनम में जो पाई जाती हैं। आंतरी रस छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं और अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और एमाइलेज और न्यूक्लिएज एंजाइम निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ भी देखिएगा, हमारे अग्नाशयी रस में जो है ये सब निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, अब हमारा जब क्षारीय माध्यम मिलेगा तभी वो सक्रिय होंगे। तो ट्रिप्सिन कहाँ थे, हाँ, निष्क्रिय एंजाइम न्यूक्लिएज निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल दिया जाता है। जो हमारे आंत की म्यूकोसा में एंटेरोकाइनेज होता है वो क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन से निकलता है, याद रखिएगा। तो हमारे ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देगा, जो कि अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है, जो कि अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को भी सक्रिय कर देगा। और फिर क्या होगा, ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्तवर्णक, ग्रहणी में जो हमारे पित्त प्रवेश करता है ड्यूडेनम में वाइल, उसमें पित्तवर्णक क्या होते हैं, बिलरुबिन, बिलवर्डिन। मतलब पित्त रस में हमारे पित्त क्या कहते हैं, ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, आगे बताया जाएगा। तो पित्त में पित्तवर्णक, बिलरुबिन, बिलवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, ये 4 चीज़ होते हैं। अभी आपसे पूछ लेगा कि हमारे बाइल में क्या होता है, तो आपको ये चारों बताना है। नंबर 1 क्या होगा, पित्तवर्णक क्या होते हैं हमारे, याद रखना है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। फिर उसके बाद पित्तवर्णक के बाद पित्त लवण, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और फिर उसके बाद फॉस्फोलिपिड। ये चारों आपको ऑप्शन में दे सकता है, सेशन रिवीजन में दे सकता है। सारी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं इसीलिए हाईलाइट किया हूँ। लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता हमारे बाइल में, पित्त में, ये याद रखिएगा, पूछ लेगा नीट में। तो छोटी छुपी हुई लाइन है और आ जाती है। फिर पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है। फैट के इमल्सिफिकेशन में हमारा पित्त जो है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन वर्णक जो होता है वो वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही है, क्या ही कहें भाई, सब इम्पॉर्टेंट है। और उसे बहुत छोटे कण मिसेल में तोड़ देता है। जो पित्त है वसा की मलसीकरण करके उसे छोटे कणों में मिसेल में तोड़ेगा, फिर वो हमारा किस में,
फिर वो हमारे लैक्टियल में जाके अवशोषित होगा। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। लाइपेज, हाँ, बाइल जो है लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करेगा और फैट का डाइजेशन होता है। मेन हमारा वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। इसीलिए क्योंकि पित्त करता है। देखिए, अब मैं एक अपने सरल जीवन की एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि जब कभी किसी का अगर पित्ताशय गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तो बोलते हैं कि फ़ैट वाली चीज़ें मत खाओ, वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, पूड़ी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खाने से फिर वो हमारा डाइजेशन उनका, इसलिए कि वो जो पित्त होता है वो स्टोर और सांद्रित होता है वहाँ गाल ब्लैडर में, तो फिर वो निकले तो पर सांद्रित और वो स्टोरेज वाला नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत आएगा। इसलिए भोजन का पाचन जो है, फैट का पाचन बस इफेक्ट पड़ता है और सारी चीज़ें तो ठीक तरह से डाइजेस्ट होंगी। तो पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। आंत्र श्लेष्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, और आंत्र की है ना गोबलेट कोशिकाएं होती हैं आंत्र की उपकला में, याद रखिएगा। गोबलेट सेल जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाएं और गोबलेट सेल की कोशिकाओं का स्राव मिलकर सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? आंत की म्यूकोसा का स्राव और गोबलेट कोशिकाओं का स्राव दोनों आपस में मिलकर। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं जैसे कि ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियेज आदि। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर म्यूकोसा के अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। म्यूकस में जो है अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर म्यूकस हमारा उसमें अम्लीय दुष्प्रभाव से रक्षा करता है, और उसको साथ में वो क्षारीय पीएच भी प्रोवाइड करेगा। देखिए यहीं पे लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है ना, एंजाइमों की सक्रियता के लिए क्षारीय पीएच 2.8 तैयार करता है। और इस सब म्यूकोशल ब्रूनर ग्रंथियाँ भी मदद करती हैं इसमें। इस सब क्रिया में ब्रूनर ग्रंथि भी म्यूकोसा की हमारी मदद करती हैं। ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ड्यूडेनम में। आंत में पहुँचने वाले काइम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटीएज और पेप्टोन्स अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनी एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। अब ये हमारी देख लीजिए अग्नाशयी रस के एंजाइम कैसे प्रोटीन का पाचन कराएंगे। अब हम तो प्रोटीन का पाचन ही पढ़ रहे हैं, अपनी छोटी आंत में फूड आ चुका है, तो जो प्रोटीन का पाचन होगा हमारा वो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एंट्रोकाइनेज, ये सब अग्नाशयी एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन को काहे में डाइपेप्टिडेज में बदल देंगे। काई के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एंजाइम द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटित कर दिए जाएंगे, ये फिर डाइसैकेराइड बन जाएगी। अब हमारा ये एमाइलेज कहाँ होता है? लार में पाया जाता था ना, स्टार्च में, तो ये पॉलीसैकेराइड को एमाइलेज क्या है? डाइसैकेराइड में बदल देगा। अब वसा पित्त की मदद से लाइपेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनोसैकेराइड में टूट जाएंगे। मतलब पूरी शर्कराई बन रही हैं जो कि हमारे एब्जॉर्ब होने वाली हैं, सब टूट रहे हैं। तो वसा जो है हमारा फैट वो छोटी आंत में ना होता है मेन, लाइपेज के द्वारा डाईग्लिसराइड में बदल गया, फिर मोनोग्लिसराइड में। ये सब हमारे अग्नाशयी एंजाइम, मतलब प्रोटीन का पाचन सबका अग्नाशयी एंजाइम है। और क्या कर रहे हैं? अग्नाशयी रस में न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पाचित करते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड में बदलेगा, फिर वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में बदल जाएगा। आंत रस के एंजाइम उपयुक्त अभिक्रिया के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। और पाचन के अंतिम चरण में आंत की म्यूकोसा उपकला कोशिकाएं बहुत समीप संपन्न करती हैं। पाचन की ये अंतिम जो चरण होता है वो आंत की म्यूकोसा उपकला के कोशिकाओं के अत्यंत समीप में संपन्न होता है। अब ये भी देख लीजिए कैसे डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टिडेज की उपस्थिति में एमिनो अम्ल, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति में है ना न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइडेज की उपस्थिति में शर्करा प्लस क्षार, फिर डाई और मोनोग्लिसराइड लाइपेज को वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल दिए। तो इस प्रकार से ये हमारा पाचन का था, पाचन की क्रिया। अभी और है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बड़ी आंत का बचा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हमारा ये ऊपर वर्णित जैव बृहद अणुओं
के पाचन की क्रिया आंत की ग्रहणी में भोजन में संपन्न होती है। इस तरह से निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत में क्षुद्रांत व अग्रक्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों में ड्यूडेनम के बाद जुजेनम और इलियम में अवशोषित होते हैं। अपचित और अनवशोषित पदार्थ बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती। बड़ी आंत के कार्य कुछ जल, खनिज और औषधियों का अवशोषण, श्लेष्म का स्राव जो अपाचित भोज्य पदार्थ के कणों को चिपकने और स्नेहन के कारण उनका बाह्य निकास आसान करता है, और अपचित और अनवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं जो अस्थायी रूप से त्यागने से पहले मलाशय में रहता है। तो ये क्या करता है बड़ी आंत, इसमें कोई खास पाचन हमारी क्रिया नहीं होती है। मेन पाचन की क्रिया अगर पूछेगा कौन से ऑर्गन में होती है तो छोटी आंत में, और ये कुछ जल, खनिज, लवण और औषधियों का अवशोषण करता है और श्लेष्मा का स्राव करके जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको चिपकने और स्नेहन का मदद करेगा। यही इसके कार्य हैं। जठरांतरिक पथ की क्रिया विभिन्न अंगों के उचित समन्वयन के लिए तंत्रिका और हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। भोज्य पदार्थों को देखने और उनकी गंध को मुखगुहा में नली में उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित उद्दीपित की जा सकती है। इसी प्रकार से जठर निर्गम पथ, जैसे हम लोग तंत्रिका और हार्मोन, जैसे कभी हम लोगों ने कुछ देख लिया, पानी पूरी वाला ठेला देख लिया तो वहाँ पे मुंह में पानी आने लगता है खाने से पहले, तो ये हमारे न्यूरल कंट्रोल्स में होते हैं और हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि हमें, आप डॉग्स को देखिए कि वो रोटी वोटी देखते हैं तो एकदम भाग देते हैं। तो लार ग्रंथियों को स्राव के लिए उद्दीपित करता है। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेत उद्दीपन